सो वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 6 जहां पे हम लोग अल्फा रेस के बारे में बात करेंगे। सो क्वेश्चन आता है कि सवाल मन में तो सवाल आता है कि ये अल्फा जो रेस है, अच्छा वो तो एक रे है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है क्या? तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्फा रेस को जब स्टडी किया गया, उसको हाई लेवल पे ऑब्जर्व किया गया बाय द हाई टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप, तो देखा गया कि अल्फा रेस के अंदर क्या होता है। इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। उसके अंदर, अच्छा मैं अच्छे से लिखता हूं, उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो अल्फा रेस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये अल्फा रेस पॉजिटिव क्यों है, हम लोग इसके बारे में सब बात करेंगे कि अल्फा रेस पॉजिटिव क्यों है। लेकिन उसके पहले ये जान लो कि अल्फा रेस के अंदर क्या होता है। ये मान लो अल्फा रे है, तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो अल्फा रे इज कॉम्पोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अब एक चीज मैं बोल देना चाहता हूं कि बुक में नहीं लिखा है, बट it is a discrete ray. Alpha rays are discrete rays. अब इसका discrete का मतलब क्या है? देखो बहुत सारा चीज बुक्स में ना नहीं दिया है, तो स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये वीडियो देखो एंड वो सब चीज जानो जो कि बुक में नहीं लिखा है, लेकिन जानना थोड़ा बहुत जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा क्लियर हो। जैसा कि पिछले वाला जो वीडियो था, तुम लोगों को पता था कि आइसोटोप्स तो हम लोग को पता है, लेकिन आइसोटोप्स में अनस्टेबल आइसोटोप और स्टेबल आइसोटोप का कॉन्सेप्ट पहली बार सीखे थे। और ये अनस्टेबल आइसोटोप से तुम लोगों को पता चला कि रेडियो एक्टिविटी होता है। तो बहुत सारा चीज वीडियो में होता है। शायद कुछ चीजें तुम जानते हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें तुम लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द एंटायर वीडियो, देन ओनली योर एंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस चैप्टर विल बी क्लियर। जो कि थोड़ा बहुत सवाल रह जाता है कि ये वैसा क्यों होता है, कि ये ऐसा क्यों होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितना इंफॉर्मेशन मुझको पता है इस चैप्टर के बारे में, सब तुम लोगों को दे पाऊं, कि तुम लोगों को पूरा का पूरा आइडिया आए कि चैप्टर के बारे में कि ये क्या है। क्योंकि यही चैप्टर आगे जाके अगर तुम लोग साइंस लेते हो क्लास 12 में, इसके बारे में और डिटेल से बात है क्लास 12 के साइंस में, तो तब बेसिक चीजें नहीं पढ़ा जाएगा, वहां से यहाँ से लेवल 2 में पढ़ा जाता है। ये लेवल 1 है, लेवल 2 जो है वो क्लास 12 में शुरू होता है। तो लेवल 1 क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम लेवल 2 जो जब आगे आगे अगर तुम साइंस लोगे क्लास 12 पे, तो वो चीज तुम लोग को समझ में आए। तो अल्फा रेस जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। उसका मतलब क्या है, अल्फा रेस तुम ऐसे मत समझो कि टोटल एक रे है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्फा रेस कैसा है, इट इज लाइक दिस, ये डिस्क्रीट होके जाता है। मतलब डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, छोटा 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 हिस्सों में जाता है। अब अगर एक हिस्से को हम लोगों ने पकड़ लिया, तो देखा गया है इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। इसको देखा गया तो इसके अंदर भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऐसे करके सब अल्फा रेज में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन करके है। सो अल्फा रेज आर डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस रे। और एक रे को अगर पकड़ ले तो उसमें क्या हम लोग को मिलता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं हम लोग को। अब सवाल यह आता है कि मन में, ठीक है, यहां तक तो पता चल गया कि अल्फा रेज है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अब इस अल्फा रेज को कंपेयर किया गया है डबली आयोनाइज्ड हीलियम के साथ। सो अल्फा रेज आर compared to doubly ionized helium एटम। अब ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम सुन के घबरा मत जाना, ये क्या है। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन लेकिन इसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्रिकल नॉलेज होना जरूरी है कि अल्फा रेज आर कंपेयर टू डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो पहले समझते हैं कि हीलियम एटम क्या है। अच्छा, हीलियम एटम क्या है। हीलियम एटम वो एटम है
जिसका मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हीलियम में प्रोटॉन्स की बात करें तो कितना प्रोटॉन्स है? 2 प्रोटॉन्स है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन्स तो कितना होता है? एक न्यूट्रल हीलियम एटम में जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तभी वो न्यूट्रल रह पाता है। तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 2। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर? ऑल्सो 2 टू मेक इट न्यूट्रल। और न्यूट्रॉन्स की बात किया जाए, न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं हम लोगों ने चीज सीखे हैं पिछला वीडियो में। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच इज 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हीलियम एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? यह है हीलियम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन है और साथ उसके साथ 2 न्यूट्रॉन है। हम लोगों ने सीख चुके थे पिछले वीडियो में कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और बाहर कौन रहते हैं? बाहर ऑर्बिट में जो पहला जो ऑर्बिट है के शेल ऑर्बिट, इसमें क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। सो इट इज राइट नाउ, ये क्या है अभी? ये है, अच्छा मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, अच्छा यहां पर लिख दे रहा हूं, इट इज अ हीलियम एटम। ये हीलियम एटम है। अब मान लो कि हीलियम एटम से तुमने ये जो 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी ने निकाल दिया, कुछ भी करके हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया पूरा। तो क्या हो जाएगा? फिर हीलियम जो एटम होगा उसके अंदर क्या होगा? सिर्फ 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। और तो कुछ चीज, और तो शेल, अब तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो शेल का कुछ सेल भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स होगा तब शेल होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो सेल का कुछ काम नहीं है, तो सेल भी निकल के भाग जाएगा। तो अभी क्या रहा? हीलियम एटम में सिर्फ उसका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहा। तो इस चीज को अगर देखा जाए, अभी ये न्यूट्रल नहीं है। दिस इज नो मोर न्यूट्रल, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो तो निकल चुका है। अब किसका हावी है? अब किसका दबदबा है एटम पे? प्रोटॉन का दबदबा है। तो सिंस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गॉन, आई एम रिमेनिंग विथ ओनली 2 प्रोटॉन्स, और 2 प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 प्लस चार्ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 प्लस चार्ज, क्योंकि 2 प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज तो पता है 2 होता है, सॉरी प्लस होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है। तो 2 प्रोटॉन के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर होता तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये 2 पॉजिटिव चार्ज वुड गेट न्यूट्रलाइज। सो सिंस देर आर ओनली टू प्रोटॉन्स, तो उसका चार्ज ही लगेगा 2 प्लस। और इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम बोलते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो हम लोगों ने क्या किया? अल्फा रेस को कंपेयर किया। कंपेयर, सी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने कंपेयर किया। अल्फा रेज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम नहीं है। अल्फा रेज आर नॉट डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स। अल्फा रेज आर जस्ट कंपेयर्ड, क्योंकि टू डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, क्योंकि अल्फा रेज के पास क्या है? अल्फा रेज के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के पास क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो इसलिए अल्फा रेज को डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन एक बात जान लो, अल्फा रे इज नॉट डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है? अब देखो, ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हीलियम डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को अल्फा रेज के साथ हम लोग कंपेयर करें तो उसके साथ भी 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके लिए 2 प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव होगा। इसलिए जो अल्फा रेज है, हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, क्योंकि अल्फा रेज के अंदर 2 प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए अल्फा रेज जो है ना, वो पॉजिटिव चार्ज रेज है, पॉजिटिव चार्ज रेज। ठीक है?
अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज का स्पेसिफिक चार्ज क्या है। इसके पहले तो यह तो जान लेते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा, स्पेसिफिक चार्ज क्या है। स्पेसिफिक चार्ज क्या है। स्पेसिफिक चार्ज इज इट इज चार्ज पर यूनिट मास। इट इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट मास। मतलब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। इट इज चार्ज पर यूनिट मास। मतलब चार्ज जो है Q से रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट मास, मतलब डिवाइडेड बाय मास। इट इज चार्ज बाय मास। चार्ज बाय मास, ठीक है। तो यहां पर इन केस ऑफ अल्फा हम लोग क्या करेंगे। आई विल रादर से इट इज टोटल चार्ज बाय टोटल मास। तो क्योंकि अल्फा रेस के अंदर तो दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, तो टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज आई नीड टू फाइंड द टोटल चार्ज एंड टोटल चार्ज बाय टोटल मास देगा तुमको स्पेसिफिक चार्ज। तो चलो पहले टोटल चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज क्या होता है। अभी देखो दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, उसके पास तो कुछ भी चार्ज नहीं होता है। तो अल्फा रेस के अंदर अगर कुछ चार्ज है तो वो सिर्फ प्रोटॉन्स के वजह से है। द अल्फा रेस हैव चार्ज बिकॉज ऑफ ओनली प्रोटॉन्स और बिकॉज ऑफ टू प्रोटॉन्स। सो द टोटल चार्ज विल बी द चार्ज ऑफ टू प्रोटॉन्स। अब एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दो ये होता है एक प्रोटॉन का चार्ज। तो दो प्रोटॉन के लिए कितना होगा ट्वाइस इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या है दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा ट्वाइस इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम विच इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आते हैं टोटल मास पे। अब अल्फा पार्टिकल का मास किस लिए है। अल्फा पार्टिकल का मास है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन का मास होता है और न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। तो दो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, सॉरी दो प्रोटॉन का मास कितना होता है। इफ यू रिमेंबर आई हैव टॉट इन द आई थिंक इन द सेकेंड लेक्चर द मास ऑफ प्रोटॉन इज नियर अबाउट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये याद है कि नहीं। ये याद है तो ये था प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी मास कितना होता है। न्यूट्रॉन का भी मास होता है उतना ही होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो दो प्रोटॉन के लिए ट्वाइस इंटू दिस kg, दो न्यूट्रॉन के लिए ट्वाइस इंटू दिस। तब अगर फुल तुम ऐड करोगे इट विल नियर अबाउट कम व्हेन यू सॉल्व इट विल नियर अबाउट कम 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये रहा क्या टोटल मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। दिस इज द टोटल मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। कितना है 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो टोटल चार्ज इतना रहा और टोटल मास ये रहा टोटल चार्ज और ये रहा टोटल मास। अभी स्पेसिफिक चार्ज पे आते हैं। क्या है चार्ज बाय मास है। तो स्पेसिफिक चार्ज पे आते हैं वो क्या होता है चार्ज टोटल चार्ज बाय टोटल मास। और टोटल चार्ज कितना है टोटल चार्ज तो ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और टोटल मास कितना है 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। When you will solve this thing, your answer will come 4.79 into 10⁻⁷
ये दोनों वैल्यू को सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर पे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और कैलकुलेटर में सॉल्व करके तुम देखो कि ये वैल्यू व्हेन यू विल सॉल्व दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू यू विल गेट 4.79 into 10 to the power of 7। अब यूनिट क्या होगा, देखो कूलम है ऊपर और नीचे केजी है, तो क्या होगा, कूलम पर केजी हो जाएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना होता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ये वैल्यू 4.79 into 10 to the power of 7 coulomb per kg। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास, और टोटल चार्ज बाय टोटल मास। टोटल चार्ज कितना होता है, इतना होता है, टोटल मास कितना होता है, ये वैल्यू होता है। तो चार्ज बाय मास करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, व्हेन आई विल सॉल्व दिस I'll something get value like this 4.79 into 10 to the power of 7 coulomb per kg। अब आगे बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल। क्या अल्फा पार्टिकल का स्पीड कितना होता है। तो आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट तो देखा गया है कि अल्फा पार्टिकल का स्पीड डिपेंड्स ऑन द सोर्स। जैसे कि मान लो अगर मेरा सोर्स है यूरेनियम, तो उसका स्पीड शायद इतना था 3.26 into 10 to the power of 7, अगर मेरा सोर्स था यूरेनियम। अगर मान लो मेरा सोर्स था प्लूटोनियम, तो मेरा शायद स्पीड था 2.5 into 10 to the power of 7। जो भी होता है, वट एवर द सोर्स आई टेक, एंड द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। कौन सा मैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रहा हूं, अगर यूरेनियम लिया तो इतना होता है, प्लैटिनम लिया तो, प्लूटोनियम लिया तो ये इतना होता है, कुछ और लिया तो कुछ और होगा। लेकिन सब चीज में एक कॉमन है, कि सब चीज में ये चीज कॉमन है, दैट इज 10 to the power of 7। तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज ऑफ ऑर्डर, द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑफ ऑर्डर कितना होता है, 10 to the power of 7। हम लोग ऑर्डर को पकड़ते हैं, 10 to the power of 7। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब तुम लोगों को लगता होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका स्पीड बहुत हाई है, लेकिन अगर इफ आई कंपेयर टू बीटा एंड गामा, ये स्पीड उसके सामने बहुत कम है। बीटा का स्पीड इससे ज्यादा होता है, और गामा का तो स्पीड लाइट का स्पीड होता है। तो देखने से लगता है कि ये स्पीड बहुत हाई फाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्फा पार्टिकल स्पीड इज वेरी लेस कंपेयर टू बीटा एंड गामा। सो द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है इज लेस, किसके कंपेरिजन में, कंपेयर टू बीटा एंड गामा। क्योंकि बीटा का स्पीड नियर अबाउट कितना होता है, नियर अबाउट होता है 2.5 into 10 to the power of 8, और इसका स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड होता है। तो इन दोनों से कंपेयर क्या करो तो इसका स्पीड बहुत ही कम है, ठीक है। अब एक चीज, अगर तुम लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो ये चीज गौर किया होगा कि मैंने ये डायग्राम बनाया था कि अल्फा गामा रेज ऐसा जाता है, सीधा जाता है विदाउट एनी डिविएशन। अल्फा रेज डिविएट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और बीटा रेज डिविएट करता है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ गया होगा कि अल्फा पार्टिकल का स्पीड बहुत ही कम होता है, 10 to the power of 7 में होता है, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू स्पीड ऑफ बीटा एंड गामा। अब ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुमको एक चीज नजर आएगा कि जो बीटा रेज है और जो अल्फा रेज है, इन दोनों का डिविएशन में थोड़ा सा अंतर है। बीटा रेज जो है ना, एकदम चट से मुड़ जाता है, इट डिविएट्स मोर। ये देखो ऐसे किया और फटक से बेंड हो गया। हालांकि अल्फा पार्टिकल भी डिविएट होता है, ऐसा नहीं कि वो डिविएट नहीं हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे डिविएट हो रहा है, इट इज डिविएटिंग लेस, whereas beta particle is deviating more। so it alpha particle को देखा जाए, alpha particle deviates less, देखो कम डिविएट हो रहा है, एंगल देखो कम डिविएट हो रहा है। और देखो बीटा पार्टिकल इज डिविएटिंग मोर, ये बीटा पार्टिकल डिविएट मोर।
अब ये क्यों है कि अल्फा पार्टिकल कम डिविएट होता है? इसका कारण ये है, अभी इसका कारण ये है कि अल्फा पार्टिकल जो है ना वो बहुत भारी है। अल्फा पार्टिकल इज हेवियर कंपेयर टू बीटा। इसलिए ही अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड था थोड़ी देर पहले बढ़ा थे, द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस कंपेयर टू बीटा। तो अल्फा पार्टिकल डिविएट्स लेस, और वी नो अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड है, द अल्फा पार्टिकल स्पीड इज लेस कंपेयर टू बीटा एंड गामा। तो ये दोनों क्यों हुआ? अल्फा पार्टिकल डिविएट कम हुआ, अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड है वो भी बहुत ही कम है। देखा जाए तो ओनली 10⁷ मीटर पर सेकेंड कंपेयर टू बीटा एंड गामा। इसका कारण क्या है? रीजन इज दैट क्या है? दैट अल्फा पार्टिकल इज वेरी हेवी। अल्फा पार्टिकल बहुत ही हेवी होता है, भारी होता है। इट कंटेन्स क्या? इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला के अल्फा पार्टिकल होता है, और जो प्रोटॉन है उसका मास है कुछ, न्यूट्रॉन जो है वो भी उसका भी मास है। तो देखा जाए कि 4 फंडामेंटल पार्टिकल्स को लेकर एक अल्फा पार्टिकल बनता है, 4 फंडामेंटल पार्टिकल्स को लेकर। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल जो है ना बहुत भारी है, हेवी है, और हेवी होने के वजह से ना वो स्पीड में भाग पाता है, ना वो इतना जल्दी मुड़ पाता है, वो डिविएट नहीं होता पाता। तो वो डिविएट होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, क्योंकि भारी है ना। अब भारी चीज को तो फटाक से तुम तो डिविएट नहीं कर सकते, वो डिविएट धीरे धीरे उसको करना पड़ेगा। जैसे भारी ट्रक है, हेवी ट्रक थोड़ी ना बाइक की तरह फट फट निकल जाता है, नहीं निकलता ना। हेवी ट्रक तो वो टर्न होने के लिए उसको स्लो होना पड़ता है, धीरे धीरे टर्न लेता है। वैसा ही है, अल्फा पार्टिकल इज अ हेवी ट्रक, तो इसलिए वो डिविएट कम होता है या धीरे धीरे होता है डिविएट, और जो स्पीड होता है बहुत ही कम है कंपेयर टू द अदर रेस। तो ये कारण है। तो मेन कारण क्या है कि अल्फा पार्टिकल इज वेरी हेवी, इट इज वेरी हेवी। तो इसलिए उसका बेंड होना और भी थोड़ा सा कम है, और स्पीड में जाना भी बहुत ही कम है। तो ये तुम लोगों को समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आयोनाइजेशन। अल्फा पार्टिकल कैन आयोनाइज द एयर थ्रू विच इट पासेस थ्रू। ठीक है, वो तो स्टेटमेंट है, अल्फा पार्टिकल कैन आयोनाइज द एयर थ्रू विच इट पासेस। लेकिन इससे सवाल आता है कि आयोनाइज और आयोनाइजेशन ये किस चिड़िया का नाम है? व्हाट इज आयोनाइजेशन? तो आयोनाइजेशन इट इज अ प्रोसेस, एक्चुअली ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्या, किसका प्रोसेस? ऑफ कन्वर्टिंग, एक कन्वर्ट का प्रोसेस है। कन्वर्टिंग, किसको कन्वर्ट करना है? ऑफ कन्वर्टिंग एंड न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम मतलब एक एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब इक्वल चार्जेस है, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्जेस। तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो वो न्यूट्रल एटम हो गया। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसलिए वो न्यूट्रल एटम हो गया। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल एटम इनटू अ चार्ज्ड एटम, इनटू अ चार्ज एटम। न्यूट्रल एटम को हम लोग चार्ज एटम में कन्वर्ट करते हैं, और चार्ज एटम को हम लोग कभी कभार और आयन ही बोलते हैं। तो न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट करना को प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल मान लो, हम तुम लोग को सबको पता है सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके पास 11 प्रोटॉन्स है, जाहिर सी बात है। अब मान लो कि ये सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, वैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। अगर सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब क्या हुआ? ये जो सोडियम जो बना ना, उसके पास अच्छा यहां से अच्छे से उसके पास 11 प्रोटॉन्स तो है ही, लेकिन अब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने देखो इसको निकाल दिया ना,
तो उसके पास क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इट विल हैव 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस हालत में जो सोडियम है ना, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। वैसे समझ लो और एक एग्जांपल, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, अब कितना प्रोटॉन्स है, 12 प्रोटॉन्स है, और जाहिर सी बात है 12 इलेक्ट्रॉन्स है। उससे हम लोग अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो मैग्नीशियम, जो नया मैग्नीशियम हुआ, उसके पास 12 प्रोटॉन तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 नहीं होगा, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग निकाल दिए। तो इस हालत में ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, तो इसके पास चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा, 2 प्रोटॉन, तो 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटॉन, तो इसलिए हम लोग +2 लगाते हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो ये मैग्नीशियम जो है ना, इट इज अ चार्ज्ड, इट इज अ आयन, इट इज ऑल्सो अ आयन। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आयोनाइजेशन होने के लिए क्या जरूरत है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। तो व्हाट इज द मेन थिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू आयोनाइजेशन, यू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट। हालांकि अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तभी ये चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन वो उतना जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स देना जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ओनली टीचिंग द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मैं यहाँ पर कॉन्फाइन करूंगा अपने टॉपिक को। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोगों ने एक एटम से ले लिया तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, ये तो एटम है, और एटम से अगर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बन जाता है, ये एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ही, एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करने को ही कहते हैं क्या, आयोनाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ एटम इनटू अ आयन, इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, इलेक्ट्रॉन ले लो। दूसरी को हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आयोनाइजेशन जो डेफिनेशन है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को। जब चलो आगे चलते हैं। तो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज आयोनाइजेशन। अभी ये टॉपिक इससे कैसे रिलेटेड है, इसे थोड़ा जानते हैं। मान लो कि जो अल्फा जो रे है, हवा के थ्रू जा रहा है, ये हवा है, और हवा के थ्रू ये अल्फा रे ऐसे जूक करके जा रहा है, जूक। तो होगा क्या, ये हवा जो है, द एयर, एयर में क्या होता है, एयर इज मेनली कॉम्पोज्ड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो एयर में ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ये मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, उसे ही बना होता है आवर 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 एयर। तो ये समझ लो, ये है तुम्हारा नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन भाई साहब, ये है नाइट्रोजन, फिर से ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, फिर से ऑक्सीजन, ये भी रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऐसा समझ लो कि हम लोग के हवा में 80% तो नाइट्रोजन है और नियर अबाउट 20% ऑक्सीजन है, और बाकी थोड़ा बहुत वो दूसरा कोई गैसेस है। अब देखो कि मान लो कि इस बीच ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, इन लोगों के बीच क्या गया है, एक एक अल्फा रेडिएशन हुआ है। तो दिस इज अ अल्फा रेडिएशन। तो अल्फा रेडिएशन में चार्ज कैसे होता है, अल्फा रेडिएशन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अल्फा रे इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब समझो, पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वांट्स, उसको क्या चाहिए, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की खोज करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव will attract the opposite charge, unlike charges attract each other. तो पॉजिटिव चार्जेस wants इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, ये जब अल्फा रे एयर के थ्रू जब पास होगा ना, तब यहां से
ये नाइट्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अल्फा ले लेगा, ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, यहां से ये ले लेगा, यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अल्फा पार्टिकल जिस एयर के थ्रू जाएगा, उस एयर का जो मॉलिक्यूल्स है ना, उससे वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, अपना नहीं, एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स लेते लेते चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहां से ले लिया इलेक्ट्रॉन्स, यहां से ले लिया इलेक्ट्रॉन्स, यहां से ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो सब जगह से, सब मॉलिक्यूल से अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अभी अगर ये मॉलिक्यूल्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, दिस नाइट्रोजन, सपोज दिस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल लूज हिज इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ये भी ऑक्सीजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा तो क्या होगा, इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन भी अपना अगर इलेक्ट्रॉन खो देगा तो इसके पास ही पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन के पास ही पॉजिटिव। तो जो जो मॉलिक्यूल्स अपना इलेक्ट्रॉन खो रहा है और ये अल्फा पार्टिकल जिससे इलेक्ट्रॉन लेके चले जा रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव, तो वो एटम उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। अब अल्फा पार्टिकल कैन आयोनाइज, अल्फा पार्टिकल क्या करता है, वो एयर को आयोनाइज कर सकता है, और सबसे ज्यादा आयोनाइज करता है। अल्फा पार्टिकल कैन आयोनाइज मच बेटर देन बीटा एंड मच बेटर देन गामा। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल हैज मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसका चार्ज सबसे मैक्सिमम है। बीटा अभी तक पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बीटा से भी अल्फा का चार्ज ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल हैज मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है उसके पास, +2 का चार्ज होता है ना, इसलिए अल्फा पार्टिकल के पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा एयर को आयोनाइज करने में सक्षम हो पाएगा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल हैज द मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। कितना है, +2 है ना, +2 चार्ज है। तो दैट इज वाई इट विल बी मोर सक्सेसफुल in making the air ionized. Okay, so this is what I mean to say about alpha has more ionization power. तो देखा गया है, if I compare the alpha and beta, अगर बीटा x आयोनाइजेशन करता है तो अल्फा उसके कंपैरिजन में 100x करता है। तो अल्फा कैन आयोनाइज 100 टाइम्स बेटर एज कॉम्पेयर टू बीटा। बीटा सिर्फ x करता है और अल्फा कितना करता है, 100x। अगर मैंने अल्फा और गामा का कंपैरिजन किया, तो अगर गामा x टाइम्स x आयोनाइज करता है, x सिर्फ x टाइम, तो अल्फा कितना गुण करता है, 10,000 टाइम्स। तो 10,000 टाइम्स फार आयोनाइज करता है कंपेयर टू गामा। अब गामा तो आयोनाइज ज्यादा कर ही नहीं पाता, क्योंकि गामा के पास तो चार्ज ही नहीं है। अगर उसके पास चार्ज है नहीं, चार्जलेस है, तो वो आयोनाइज तो नहीं कर पाएगा ना, अगर कर भी पाएगा थोड़ा कर पाएगा। तो दैट इज वाई अल्फा पार्टिकल जिसके पास ज्यादा चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास मैक्सिमम चार्ज है। कितना चार्ज है, +2 का, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है ऑफ +2। दैट इज वाई अल्फा पार्टिकल कैन आयोनाइज द एयर फार बेटर, ओके, कंपेयर टू बीटा एंड गामा। तो ये अल्फा जब जाएगा, सबसे इलेक्ट्रॉन्स लेता चला जाएगा, और जैसे लेता चला जाएगा ये सब एटम्स जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो प्लस चार्ज लगा दिया। तो इसी चीज को कहते हैं आयोनाइजेशन, जो अल्फा पार्टिकल्स का मैक्सिमम होता है। अब मान लो कि ये अल्फा रेज है और ये अल्फा रेज एयर के थ्रू जा रहा है, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स एयर के थ्रू जा रहा है, उसको एयर में नाइट्रोजन एटम्स मिलता है। अब जैसे आज नाइट्रोजन एटम मिलता है तो क्या होगा, वो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये भी अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, और बदले में क्या करेगा,
ये बदले में नाइट्रोजन को आयंस में कन्वर्ट कर देगा, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इस प्रोसेस पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा गौर करो। अल्फा पार्टिकल क्या था, पहले उसके पास प्लस चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही ये नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसका ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इट विल गेट, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही नाइट्रोजन से इसके पास नाइट्रोजन से अल्फा रेस के पास जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से अल्फा पार्टिकल के पास जाते हैं, तब क्या होता है, इसका प्लस चार्ज जो है ना न्यूट्रलाइज होता है। तो इसके बाद क्या होता है, जो अल्फा चार्ज रेज है इसके, आई विल से इट इज अनचार्ज, इसके पास अनचार्ज। और ये अगर अनचार्ज है तो क्या होता है, ये अपना एनर्जी जो है ना खो देता है। सो इट लूजेज इट्स एनर्जी। अल्फा पार्टिकल अपना एनर्जी जो है बहुत तेजी से डिसिपेट होता है, बहुत इट लूजेज इट्स एनर्जी फास्ट। सो इट लूजेज इट्स एनर्जी फास्ट, और इसके वजह से अल्फा पार्टिकल ज्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि ज्यादा दूर जाने के लिए उसके पास एनर्जी होना जरूरी है। अगर एनर्जी चला गया, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल अपना एनर्जी खो देता है। और जैसे अपने एनर्जी खो देता है, बिकम्स अनचार्ज, इट लूजेस द एनर्जी, एंड एज इट लूजेस द एनर्जी, इट कैनॉट मूव एनी फॉरवर्ड, इट कैनॉट मूव एनी फर्दर, सो इट कैनॉट मूव एनी फर्दर। So I can say alpha particle cannot travel long distance. Alpha particle cannot travel long distance. वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा पाता। It only travels 3 to 8 सेंटीमीटर in air. वो बस एयर में 3 to 8 सेंटीमीटर ही, 3 से 8 सेंटीमीटर ही जा पाता है एयर में। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि उसका एनर्जी खो जाता है। अब जब वो, और क्यों एनर्जी निकल जाता है, क्योंकि अपना वो चार्ज न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, यहां से समझ गया, वो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, उसने अपने एनर्जी खो दिया, और जैसे एनर्जी खो दिया ज्यादा दूर जा नहीं पाया, 3 से 8 सेंटीमीटर गया, उसके बाद सब एनर्जी लॉस हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इट डज नॉट हैव पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग मतलब क्या, घुसना। अब इसके पास तो एनर्जी नहीं है, तो कहां से ये अल्फा पार्टिकल घुसेगा। सो आई विल से इट हैज द सबसे कम, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अल्फा पार्टिकल के पास पेनिट्रेटिंग पावर जो है, किसी को छेद करके अंदर जाना, इसके पास ना होने के बराबर है, बहुत ही कम है। इट हैज द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सो दैट इज व्हाई अल्फा पार्टिकल जो है, यहां पर क्या जान लो, अल्फा पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करेगा, लेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे न्यूट्रलाइज होगा ना, मैं अपना सीरीज में दे रहा हूं, मैं अपना यहां पर सीरीज में लिख रहा हूं, क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, वो टेक्स इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा क्या होगा, एनर्जी विल गेट लॉस्ट, एनर्जी विल गेट लॉस्ट। जैसे एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट कैनॉट मूव फर्दर, आगे नहीं जा पाएगा। और इफ इट कैनॉट मूव फर्दर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, it has the least penetrating power. So it cannot move further. After that you can say it has the least penetrating power. ठीक है, तो आई थिंक ये तुम लोग समझ गए होंगे कि उसका एनर्जी डेसिपेट ज्यादा क्यों होता है और उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम क्यों है। अब ये तीनों पॉइंट जानना जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल के पास और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अल्फा पार्टिकल कोई भी फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसको तबाह कर सकता है। सो कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है, जहां पर एक तस्वीर का
इमेज आता है, कोई भी पिक्चर का इमेज आता है, उस पर अगर हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल एमिट रेडिएशन दे दिया ना, तो वो जो इमेज, जो फोटोग्राफी प्लेट है, एक्चुअली प्लेट, वो बर्बाद हो सकता है। तो इट कैन इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। तुम देख सकते हो इस तस्वीर पे क्या हो रहा है, तुम देख सकते हो। और क्या होता है, इट कॉजेज फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द फ्लोरोसेंट मटेरियल। कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होता है, जैसे कि उस पर लाइट गिरने से वो चीज जो है, मटेरियल जो है वो शाइन होता है। देख चुके होंगे कोई भी, जैसे तुम रास्ते पे जाते हो तो रास्ते के बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच या साइड में या ऊपर होर्डिंग में फ्लोरोसेंट मटेरियल दिया रहता है। जैसे गाड़ी का लाइट पड़ता है, वो चीज ग्लो करता है, हम लोग को दिखता है, अच्छा दिल्ली इतना किलोमीटर है, बेनारस इतना किलोमीटर है। तो वो चीज को बोलते हैं क्या, फ्लोरोसेंट मटेरियल से पेंट होता है। तो हम लोगों ने उस पर अगर अल्फा पार्टिकल रेडिएशन अगर दिया फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, तो वो भी ग्लो कर सकता है, तो वो भी ग्लो करेगा, जैसे कि तुम इस पिक्चर पे देख रहे हो। सो द फ्लोरोसेंट मटेरियल विल आल्सो ग्लो जस्ट लाइक दिस पिक्चर। ठीक है, तो इट कॉजेस फ्लोरोसेंट ऑन स्ट्राइकिंग अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल पर स्ट्राइक करेगा तो वो ग्लो करेगा। और अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत हम लोगों के सेहत के लिए हानिकारक है, बिकॉज इट कैन, हम लोगों का जो टिश्यू है या सेल्स जो है हम लोग का बॉडी पे, इसके थ्रू अगर अल्फा पार्टिकल गया तो वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करके, एकदम तबाह करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को अगर अल्फा पार्टिकल दिखा तो उससे दूरी रहना अच्छा डिसीजन होगा। और अगर देखे भी होंगे, हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बी सेफ विद दिस रेडिएशन, वो हम लोग बात कर लेक्चर में पढ़ेंगे। सो जान लो कि अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी इंजूरियस टू अवर हेल्थ। और सब इस वीडियो का आखिरी चीज जो तुम्हें जानना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ही हाई है। हम लोग पढ़ चुके हैं कितना मास होता है, इट इज नियर अबाउट 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स इसका मास उससे ज्यादा होता है। ऐसे मत समझो कि सर 10⁻⁻27 kg है, -27 तो बहुत ही कम है। I know it is very less, but if you compare the mass of electrons or say neutrons, a single neutron or a single proton, this is a very big amount. This is a very big value compared to the masses of neutrons and protons and electrons. तो अल्फा पार्टिकल का मास तो बहुत हाई है, उसका वेलोसिटी भी बहुत ही ठीक ठाक ही है, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि उसके पास हाई मास है और हाई वेलोसिटी है, तो इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है हाफ mv², और जो मोमेंटम p मीन्स मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला है m इंटू v, ये दोनों भी हाई है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मास हाई है और वेलोसिटी भी हाई है, तो दोनों अगर हाई है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी जो होगा वो हाई होगा। और जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। क्योंकि मास हाई है और वेलोसिटी भी बहुत हाई है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो भी तो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा ना। तो दिस वैल्यू विल बी आल्सो वेरी हाई। तो अल्फा पार्टिकल के पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी और हाई मोमेंटम है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या, दिस प्रोसेस, देख लो कि एक, समझ लो एक एटम है, एक एग्जाम्पल की तरह देख लो। मान लो कि ये एक सोडियम बोल के कोई एटम है। अगर इसके ऊपर हम लोगों ने अल्फा रे स्ट्राइक किया, किसके ऊपर, सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर, जो सोडियम जो है ना, सोडियम के, ये सोडियम है, और सोडियम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर हम लोगों ने अगर अल्फा रे से अगर हम लोगों ने इसके ऊपर हमला किया, तो हो सकता है कि ये सोडियम बाद में कोई दूसरा कोई एटम, मान लो कि एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो सकता है। ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो सकता है। तो सोडियम ऑन स्ट्राइकिंग द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम विथ अल्फा पार्टिकल, इट कन्वर्ट्स इनटू अ डिफरेंट एटम, और
और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। तो ये अल्फा पार्टिकल से किया जाता है। जब अल्फा पार्टिकल क्योंकि उसके पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी और हाई मोमेंटम है, तो इसलिए हम लोग अल्फा पार्टिकल देते हैं एक एटम के न्यूक्लियस के ऊपर, तो हो सकता है इस न्यूक्लियस से एक दो प्रोटॉन ऐड हो जाए इस प्रोटॉन पे, और एक दो प्रोटॉन ऐड हो जाए, और इसके वजह से ये जो एटम है दूसरे किसी एटम में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि मान लो सोडियम के अंदर कितना प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स है। जैसे अल्फा पार्टिकल पड़ा इसके ऊपर, तो देखा गया है शायद इसके अंदर 13 प्रोटॉन हो गया। और जब 13 प्रोटॉन हो गया तो जाहिर सी बात है 13 प्रोटॉन तो सोडियम को तो नहीं हो सकता, ये तो एल्यूमिनियम का है। तो ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा एमिशन। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। तो उम्मीद है कि बाय दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द अल्फा रे। अल्फा रे का हर एक चीज में कवर कर चुका हूं। अगर फिर भी मैंने कुछ मिस किया है या मैंने कुछ नहीं बोला है, कमेंट सेक्शन तो खुला है तुम लोगों के लिए। तुम लोग अगर कोई डाउट है तो लिख सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है कोई भी पार्ट पे, तो तुम बोल सकते हो सर इस वीडियो का यहाँ मिनट से यहाँ मिनट तक, सपोज से फॉर 5 मिनट टू 6 मिनट आई डिडंट अंडरस्टूड, तो वो भी लिख सकते हो। तो मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, and I hope I have made it this topic understandable to all of you. If you haven't watched this thing, मैं एक बार बोलूंगा कि अगर तुम लोगों को समझ नहीं आया है ये वीडियो पहली बार देख के, तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि तुम लोगों ने पिछला जितना वीडियो है, जो 4-5 वीडियो है, उसको नहीं देखा होगा। डायरेक्टली इस वीडियो पे आके ये टॉपिक को नहीं तुम समझ सकते। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियो टू मेक अंडरस्टैंड दिस वीडियो. So you watch all those previous video and then you come and watch this video, you will definitely understand. That is my confidence. So anyways, saying that, we'll continue with the next part of this chapter, that is called beta emission. And what is beta emission? Beta emission हम लोगों ने पढ़ा था। बीटा एमिशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब ये क्यों नेगेटिव होता है, हम लोग सब उसके बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। तो टिल देन स्टे ट्यून and don't forget to hit the like button. Bye bye, take care.